है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा मुकाबला और आज भी आपका जबरदस्त फायदा होने वाला है। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। पिच दिखा रही है कि यूएस के बाजारों में एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है। एसएनपी ने फिर से वहां पर रिकॉर्ड स्तर छुए हैं। 5 दिनों से लगातार देखिए हरे निशान में जाकर ये समाप्त जरूर हो रहे हैं। ग्लोबल क्यू जरूर अच्छे होते हैं लेकिन भारतीय बाजारों में दिक्कत देखने को मिलती है। आज भी देखिए हांगकांग 150 पॉइंट ऊपर है। शंघाई फ्लैट है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं। एसजीएक्स निफ्टी हालांकि ये संकेत दे रहा है कि आज मई सीरीज की एक्सपायरी के दिन अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की हो सकती है। तो नीरज, बल्लेबाजों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं या गेंदबाजों के ऊपर ज्यादा आप फोकस कर रहे हैं आज? नहीं, गेंदबाज आज थोड़ा हमको लगता है ज्यादा होंगे। एज पर नॉर्म जो हम लोग बहुत बल्लेबाज लेते थे, आज गेंदबाज ज्यादा होंगे। लेकिन उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से मिड कैप में अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है तो उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लेकिन फिर भी खबरों के आधार पर आपको बाइंग के भी बहुत सारे आइडियाज हम देंगे। और चूंकि यूएस में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत अब अपने घरेलू बाजार में है जहां पे ऊपरी स्तरों पे लोग निकल रहे हैं, तो उस पर पूरा फोकस करते हुए हमने टीम बनाई है। और ल्यूपिन हमने ली। देखिए कल बाजार के पहले ही नतीजे आ गए थे बंद होने से, लेकिन नतीजे अच्छे नहीं है। जो उम्मीद बाजार लगा के चल रहा था तो उसके मुकाबले बहुत कमजोर नतीजे आए हैं। तो एक फैक्टर तो ये है कि रिजल्ट पसंद नहीं आ रहे बाजार को। और उसके बाद जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं वो बड़ी अच्छी नहीं है इनके लिए। तमाम लोगों ने अपने टारगेट्स कम कर दिए हैं। सीएलएसए कह रहा है कि बहुत खराब नतीजे हैं और उस पर भी जो है करेला और नींद चढ़ाई है कि यूएसएफडीए की तरफ से ऑब्जर्वेशंस भी आ गए हैं कि जो उन्होंने जांच की थी उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। तो सिर्फ ल्यूपिन के लिए आज दिन अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे बहुत कमजोरी हो सकती है। 1200 के लक्ष्य के साथ इसको बेच के चलिए। 1235 पे स्टॉप लॉस रखिए। नीरज, फार्मा सेक्टर कोई खरीदना नहीं चाहता, दूर रहना चाहते हैं। एफडीए को लेकर इश्यूज हैं और आप देखिए ये वो सेक्टर है जो लगातार खराब प्रदर्शन दिखा रहा है। इसलिए इसी सेक्टर से 2 शेयर मैंने भी चुने। पहला होगा वोखार्ड और दूसरा होगा बायोकॉन। आप देखिए बायोकॉन बहुत बढ़िया कंपनी है, अच्छी तेजी देखी जा चुकी है क्योंकि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो कल आप देखिए 5% लुढ़का, आज भी यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि लोग जो हैं वो पोजीशंस अपनी स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, ट्रेडिंग की मुनाफे को घर बांध रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो मेरे सेलेक्टर्स को लगता है बायोकॉन तो दरअसल इसलिए देखने को मिलेगा नीचे। और वोखार्ड ये भी देखिए कंपनी जो है वो बहुत ही कमजोर प्रदर्शन दिखाने वाली कंपनी है। अभी तक कोई भी बड़ी राहत इसको यूएसएफडीए में अपने चिकिलथाना प्लांट को लेकर नहीं मिली है। कई बार इसमें तेजी देखने को मिलती है और वो फॉल्स होती है। आप देखिए अच्छी खासा करेक्शन ये शेयर दिखा चुका और आगे और भी यहाँ पर जगह बाकी है। अगर बाजार में रिकवरी देखने को मिलती है तो वो शायद बैंक्स लीड कर सकते हैं। इसलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर हमारे सेक्टर्स बुलिश हैं। एक सेक्टर जो आपको नहीं खरीदना चाहिए करेक्शन के होने के बावजूद वो है फार्मा सेक्टर और इसलिए आज इन दोनों स्टॉक्स को ओपनर का मैंने दर्जा दिया है। चलिए दूसरे और तीसरे नंबर के शेयर आपको मैं एक साथ बताऊंगा और ये कच्चे तेल से जुड़ी हुई कंपनियों में है। एक ओएनजीसी और दूसरा एचओईसी। दोनों ही कंपनियां हमने इसलिए चुनी है कि जो ओपेक की एक बैठक चल रही है जिसका आज फाइनल आउटकम आएगा, उसमें जो प्रोडक्शन कट पहले से किया गया था उसको 9 महीने तक और जारी रखने का फैसला किया गया है। रेकमेंड कर दिया वहाँ कमेटी ने। आज औपचारिक ऐलान किया जाएगा। कमेटी का ये मानना है कि 9 महीने तक अगर और हम अपने उत्पादन में कटौती के फैसले पर कायम रहते हैं तो जो उनका लक्ष्य है वो हासिल हो सकता है और जो क्रूड में बहुत गिरावट आ गई थी वो ऊर दिखने मिलेगी। तो इसीलिए आप देखिए पिछले 6-7 दिनों में कच्चे तेल में बहुत बढ़िया तेजी बनी और ब्रेंट तो $55 के आसपास पहुंच गया जो एक समय 48-49 पे पहुंच गया था। तो ये तेजी तमाम ऑयल कंपनीज के लिए बहुत फायदेमंद है, ओएनजीसी और एचओईसी दोनों के लिए। एचओईसी के तो बेहतरीन नतीजे आए हैं, उसका फायदा तो उसको मिलेगा ही। ओएनजीसी के नतीजे आने वाले हैं इसी हफ्ते, तो वहाँ पे भी नजर रहेगी। लेकिन कच्चे तेल की तेजी इन दोनों के लिए बहुत बढ़िया खबर है। तो एचओईसी में 80 रुपए के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं और ओएनजीसी के लिए 185 रुपए का लक्ष्य रखिए और 170 पे स्टॉप लॉस। सूजलॉन कल भी हमने कहा था इसको शॉर्ट करिए, आपने पैसा बनाया। आज भी हमारे सिलेक्टर्स कहते हैं शॉर्ट में ही आपके पैसे बन सकते हैं और पोजीशनल शॉर्ट रखेंगे अगली सीरीज में तो ज्यादा अच्छी तेजी आपको ज्यादा अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। देखिए इस शेयर ने भी इसकी हिस्ट्री उठाकर देखिए 1000 रुपए के भाव के आसपास जाने के बाद किस तरह से गिरावट देखने को मिली। निचले स्तर दिखे, नए इन्वेस्टर सामने आए, खरीदारी हुई और उसके बाद अब थोड़ा बहुत नतीजों में टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं वो एक आध तिमाही के नतीजों को देखकर बहुत उत्साहित नहीं होते। अभी भी देखिए कुछ बड़े फंड्स को यहाँ पर खरीदारी नहीं करते हुए आपको दिख रहे हैं और ट्रेडर्स भी ट्रेडिंग की पोजीशंस ही रखते हैं। नतीजों से पहले बढ़ा, नतीजों के दिन जहां खुला वहां से देखिए गिरावट देखने को मिली। इस सेलेक्टर्स को लगता है कि अभी भी जो लोग फंसे हैं नतीजे वाले दिन जिन्होंने खरीद लिए अच्छे नतीजे देखकर वो उन्होंने कल भी बेचा और आज भी यहां पर
यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाकर ही आपको पैसा बन सकता है। 17 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 19.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी रख लें। मतलब 17 रुपए की तरफ फिर पहुंचने की तैयारी। 17 से 20 चला और अब वापस 17 गया, बहुत दिनों में था, जल्दी जल्दी आ रहा है वापस। ये वही कहते हैं वो सीढ़ियों से जाता है, लिफ्ट से नीचे आता है। ओके, इसका हिसाब वैसा ही है, लिफ्ट से नीचे आ रहा है। डिश टीवी भी जो है लिफ्ट से नीचे आ सकता है क्योंकि इनके जो नतीजे थे वो बहुत कमजोर हैं, उम्मीद नहीं थी ऐसी। देखिए, हमने जो अनुमान लगाया था कि 26 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, उसके सामने जो है इनको 28 करोड़ का जो है नुकसान हुआ है। रेवेन्यू का अनुमान था 761 करोड़ आना चाहिए, तो वो 708 करोड़ आया है। और जो सबसे खतरनाक है, मार्जिन 32 से 33% मार्जिन की उम्मीद थी, जो केवल 27% आई। तो ये जो 5% का श्रिंक मार्जिन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा घातक होता है और किसी भी नतीजे को खराब करने में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि डिश टीवी में भी शॉर्ट करके चलिए, एक तो माहौल भी अच्छा नहीं मिड कैप कंपनियों के लिए, तो यहाँ पे बिकवाली बेहतर होगी। और दूसरा, बड़े चैलेंजेस हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर इस क्षेत्र में आ चुके हैं, तो उनके रहते बहुत मुश्किल होगी डिश टीवी के लिए आगे सस्टेन करना। 85 के लक्ष्य के साथ बेचिए, 94 के स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कमजोर क्वालिटी के स्टॉक्स को आपको हमेशा बेचकर चलना चाहिए। IFCI इसका उदाहरण है। सेलोन रैलीज की रणनीति जब जब आप रखेंगे तब आपको फायदा होगा इस स्टॉक में भी। और देखिए, ऐसा इस बार भी हुआ है। यहाँ पर भी इस शेयर ने हमेशा से डिसअपॉइंट किया है। ट्रेडर्स के लिए ज़रूर यहाँ पर नीचे से बढ़ने के मौके मिलते हैं, लेकिन ऊपर से बेचने के भी पूरे मौके ये स्टॉक देता है। और आप देखिए, जब NSE के IPO को लेकर खबरें आ रही थी, तब इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। अब कोई खबर नहीं आ रही और ऐसा बाजार अगर रहा, मिड कैप्स में और गिरावट देखने को मिली, तो लोग IPO लॉन्च से ही पहले थोड़ा विचार करेंगे, बाजार का सेंटीमेंट मूड सुधरने का इंतजार करेंगे। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है IFCI भी कमज़ोर क्वालिटी का स्टॉक है और इसको बताने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है। आप खुद BSE पर जाकर इस कंपनी के इस बार के तिमाही नतीजे उठाकर देख लीजिए, कितने कमज़ोर नतीजे आए इस कंपनी के। और वैसे भी PSU जो फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां हैं, चाहे वो बैंक्स हों, वहां पर आपको दूर रहना चाहिए और इससे तो बिल्कुल दूर रहें। खरीदारी करने की चेष्टा ना करें इस बार। अगर आपको उछाल में बिकवाली करने का मौका हो तो वो ज़रूर आपको ढूंढना चाहिए। 24 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 26 का स्टॉप लॉस भी ज़रूर रखें। हेमंत, 2-3 दिन पहले मैंने आरकॉम को शॉर्ट करने की सलाह दी, तो मैंने एक लाइन बोली थी कि इतना पिटा हुआ शेयर अब और क्या पिटेगा, लेकिन पिट गया एक्चुअली, उससे भी नीचे आ गया। जबरदस्त गिरावट। IFCI भी वैसी कैटेगरी का, ये कोई बड़ी बात नहीं कि 15-17 रुपए में बिके, क्योंकि इतनी खराब कंपनी हो चुकी है कि इसमें क्यों आदमी। मुझे याद है सरकार ने कहा था कि हम इसको विनिवेश करना चाहते हैं और बोलियां मंगाई गई थी, तो 60 रुपए के आसपास जो अनिल अग्रवाल ग्रुप, वेदांता ग्रुप है, उन्होंने कहा था हम इच्छा जता रहे हैं, खरीदना चाहते हैं। वो सरकार अगर उस समय कर लेती तो बहुत ही अच्छा होता और शायद इन्वेस्टर्स का भी पैसा बन गया होता। लेकिन देखिए, वो डील भी उस समय हुई नहीं। और अब अगर ये चाहे कंपनी, सरकार 60 रुपए के भाव पर बेच ले, अब तो संभव ही नहीं है, तो मतलब उससे 3 गुना नीचे है। फोर्टिस हेल्थकेयर एक और स्टॉक होगा जहां पे सेलेक्टर्स बिकवाली कर रहे हैं। उसके लिए खबर ये है कि जो FPI का निवेश होता है उसकी लिमिट हिट कर गई है 24% पे, तो RBI ने उस पर फिलहाल रोक लगा दी। तो चूंकि उस पर एक रोक लगाने सेंटीमेंट के तौर पे नेगेटिव होता है, तो थोड़ा सा ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं आप नीचे की तरफ। 185 का लक्ष्य होगा, 196 का स्टॉप लॉस। फोर्टिस के लिए एक और आपको बात बताता हूँ। स्टैंड्स के ऊपर जो सरकार ने अपना स्टैंड लिया है कड़ा कि भाई दाम जो है इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, उससे मेडिकल टूरिज्म के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। कल मैं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि अभी तो सरकार ने स्टैंड्स के दाम ही कैप किए हैं, आगे चलकर सरकार और भी मेडिकल इक्विपमेंट्स के दामों के ऊपर एक कैप लगाया, क्योंकि ये सारे बड़े मेडिकल इक्विपमेंट्स भारत में आ रहे हैं वो दरअसल विदेशी कंपनियां भारत में बना रही हैं और सरकार कह रही है मेक इन इंडिया करिए, अगर आपको भारत में बेचना है तो भारत में ही बनाइए। तो इन कंपनियों ने अब तक मन नहीं बनाया, तो सरकार का कड़ा रुख और उसका खामियाजा हॉस्पिटल सेक्टर को झेलना पड़ रहा है। चलिए, मेरा अगला शेयर अडानी पावर होगा। यहाँ पर नजर रखिए, इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और आपने देखा गिरावट कब से आ रही है इस शेयर में, तब से जब से सुप्रीम कोर्ट ने शासन के जो पावर प्लांट्स थे उसके लिए कोयले की जो राहत थी वो खत्म की है। और आप देखिए, इंपोर्टेड कोयले पे ये कंपनियां जो है वो पावर प्लांट्स चला नहीं पाएंगी, तो दिक्कत की बात है इन तमाम पावर कंपनियों के लिए, अडानी पावर के लिए ज़्यादा, उसके बाद फिर टाटा पावर के लिए। और तब से शेयर लगातार देखिए नीचे की तरफ करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अभी भी पूरे ग्रुप के लिए राहत की बात इसलिए नहीं है क्योंकि क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर मुश्किल पे फंसी हुई है ये पूरी का पूरा ग्रुप। तो ये ग्रुप भी है जो वल्नरेबल है। और आप देखिए, मिड कैप्स में जब गिरावट देखने को मिलती है तो इस तरह के कमजोर स्टॉक्स में ज़्यादा तेजी से पिटाई होती है। वैसा ही दिन आज का भी हो सकता है। 26.50 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 28.50 के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा।
गोदरेज प्रॉपर्टीज को डिपेंडेबल के तौर पर हमने चुना। एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कंपनी है, ग्रुप बहुत बढ़िया है, कोई इश्यूज नहीं है इसके साथ। और ये स्टॉक हमने इसलिए भी चुना है, हमने आपको एक बार पहले ही बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर में रिवाइवल दिख रहा है। अच्छे शेयर वहाँ पे पकड़िए और लेके बैठे रहिए, बहुत बढ़िया रिटर्न्स आपको बनेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने हाल फिलहाल में एक बहुत शानदार रैली दिखाई है, लेकिन जो 2-3 दिनों से मार्केट कमज़ोर हुआ तो उसकी चपेट में अभी आया, थोड़ा कमज़ोर हुआ है। ये वो मौके हैं जहां पे आप एंट्री ले सकते हैं, इसीलिए हमने इसको डिपेंडेबल के तौर पे डाला है कि जब आपको लगे कि हाँ मार्केट थोड़ा आपके रेंज में आ रहा है, आपके प्राइस पे आ रहा है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। इसलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे नज़र रखिए। सेलेक्टर्स को लगता है 500 का लक्ष्य ट्रेडिंग के लिहाज से मैंने दिया है, लेकिन जो लोग पोजिशनल लेना चाहते हैं इससे बहुत ऊपर के लक्ष्य मिलेंगे। 480 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। फिर तो काफ़ी सारे गेंदबाज हमने उतार दिए और अब बारी है बल्लेबाजों की, और डिपेंडेबल हमेशा बल्लेबाज ही रहा है और लगता है कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है यहाँ से भी एस्कॉर्ट्स के स्टॉक में। देखिए, अगर आपको खरीदारी करना है तो मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में खरीदारी करिए, और एस्कॉर्ट्स इसी तरह की कंपनी है और इसके लिए जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। आप देखिए, एक इवेंट के ऊपर सबकी नज़र होनी चाहिए अगली सीरीज में जो कल से दरअसल शुरू होगी, और वो है मॉनसून की चाल। मॉनसून की चाल कैसी रहती है, देर से आता है या फिर समय से आता है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन पर्याप्त होता है। अगर ये सब कुछ सही रहा तो इस शेयर में एक और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, और इसमें कोई दिक्कत हुई तो हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन भी देखने को मिले। तो इस इवेंट पर रखिएगा नज़र। अब तक जो सूचना मिल रही है मौसम विभाग से वो यही है कि मॉनसून समय पर आने वाला है और जमकर वर्षा होने वाली है इस बार, तो इसीलिए एस्कॉर्ट्स को चुना है। अगर बाजार में रिकवरी आती है तो इस तरह के शेयरों में ज़्यादा आएगी, जो मॉनसून वाली स्टोरी है वो वापस एक बार रिवाइव होती हुई नजर आएगी। 625 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 599 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों के टीम्स में कौन से हैं। आज का फ्री शेयर भी बताएंगे और आज का पिन शेयर का स्टॉक भी। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में, और 6 स्टॉक्स आप दोनों ही टीमों के देख चुके हैं। एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, हेमंत की टीम में देखिए बिकवाली ऊपर के ज़्यादातर शेयरों में, वोकहार्ट, बायोकॉन, क्योंकि फार्मा में बहुत कमजोरी देखने को मिल रही थी, यहाँ पे शॉर्ट की सलाह हुई। सुजलॉन एनर्जी नतीजों के बाद से लगातार पिटाई हो रही है, आज भी जारी रहने की संभावना, और IFCI ने भी बहुत खराब नतीजे पेश किए, उसके बाद से उसमें लगातार सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अडानी पावर सेक्टर में भी कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा, खासतौर पर अडानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली, तो उसका असर अडानी पावर में भी देखने को मिलेगा आपको। और एस्कॉर्ट्स लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक बन चुका है, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरी टीम में नजर डालिए, यहाँ पे भी एक मिली जुली टीम अब तक आपके सामने हमने रखी है। ल्यूपिन, कमजोर नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड्स आए, इसलिए शॉर्ट करना चाहिए। ONGC और HOEC ऑयल कंपनीज में खरीदारी करिए, क्योंकि ओपेक एक बार फिर से 9 महीने के लिए प्रोडक्शन कट को कंटिन्यू करेगा। डिश टीवी बेहद कमजोर नतीजे हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर में जो FPI की निवेश लिमिट होती है वो हिट कर गई है, इसलिए वहाँ पे शॉर्ट बनता है। और डिपेंडेबल के तौर पे हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज उतारा है, जिसमें एक अच्छी रैली करेक्शन के बाद फिर से देखने को मिल सकती है। 7वां स्टॉक जो मेरी टीम का होगा वो होगा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। इसमें कमजोरी लगातार बनी हुई है, और कल 2 बहुत बड़े FIIs इसमें से निकल गए हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी दिक्कत बन सकती है। यहाँ पे करीब 62 लाख शेयर बेचे गए हैं क्रेडिट स्विस और मेरिल लिंच की तरफ से। सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जब इतने बड़े ब्रोकरेजेस इसमें से निकल रहे हैं तो ये स्टॉक सस्टेन करना मुश्किल है, और बड़ी बिकवाली इसमें देखने को मिले, इसलिए सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में आज भी आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए, और यहाँ पे बिकवाली की राय होगी तुम्हारे सेलेक्टर्स की तरफ से। लक्ष्य होगा आपका 98 और स्टॉप लॉस 106। तो जो प्लास्टिक डिवीजन के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट आज है, उससे एक दिन पहले जिनको 2 बड़े ब्रोकरेज निकल गए, हाँ, तो जिनको ये प्लास्टिक का शेयर और ये सिंटेक्स का शेयर की स्टोरी में विश्वास नहीं था, वो 2 बड़े FIIs ने अपने शेयर बेच दिए। तो डिलीवरी किसी ने उठाई नहीं है, थी वो बेच दी है। ध्यान रखिएगा, इस खबर के ऊपर नजर रखिएगा। आज ये टॉप 5 स्टॉक्स में भी था। इसके अलावा आप रिलायंस डिफेंस, इस पर नजर रखिए। देखिए, ADAG ग्रुप कितना कमजोर हो रहा है, और आपने देखा, आप नीरज भी आपको बता रहे थे 4 दिन से नीरज की टीम में एक शेयर शामिल था, वो था रिलायंस कम्युनिकेशन, किस तरह से पिट रहा था। अब ADAG ग्रुप में अभी भी देखिए, जब कमजोरी होती है बाजार में तो सबसे पहले जो मंदी करने वाले हैं उनको ये ग्रुप समझ में आता है, और यहाँ पर दबाव देखने को मिलता है। हर बार ऐसा ही देखा गया है। अभी भी फंडामेंटल्स के तौर पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। टेलीकॉम कारोबार
मुश्किल में है। डिफेंस कारोबार में होप्स काफ़ी सारी हैं, लेकिन अभी भी देखिए ये स्टॉक ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहा है। इस सेक्टर्स को लगता है रिलायंस डिफेंस आज फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। इसमें कल की कमजोरी और आगे बढ़ सकती है। 54, 53 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 57 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रख लेना चाहिए। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। देखिए, कल रिलायंस कैपिटल की भी धुनाई हुई, हाँ, पूरा ग्रुप की, तो वहाँ पे वो भी अच्छी गिरावट देखने को मिली। बलरामपुर चीनी शॉर्ट करके चलिए, कल कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है FRP 255 रुपये कर दिया है, 25 रुपये की स्टीप हाइक है, तो इससे चीनी कंपनियों के ऊपर प्रेशर पड़े, क्योंकि गन्ना किसानों को उनको ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। 152 का लक्ष्य होगा शॉर्ट के लिए, 163 पर स्टॉप लॉस। ऑलराइट, रेमंड्स के ऊपर भी रखिएगा नजर। देखिए रेमंड्स का स्टॉक चला था कि प्रॉपर्टी के बिकने की खबरों पर, उसको डेवलप करने की खबरों पर, प्रॉपर्टी बहुत ज़बरदस्त है इनके पास, लेकिन आप देखिए अब तक कोई आउटकम निकल कर आया नहीं है। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है अच्छी तेजी के बाद एक मुनाफा वसूली यहां पर भी जरूर देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है मुनाफा वसूली के बाद ये शेयर वापस जाए, लेकिन इस समय तो प्रेशर देखने को मिलेगा। जो चीज बहुत तेजी से ऊपर गई है, ऐसे करेक्शन में वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखी जाएगी। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है यहां पर भी प्रेशर देखा जा सकता है। आज फिर 651 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 667 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा। रियल एस्टेट कंपनी HDIL को फ्री हिट के तौर पे आज हमने चुना है। वो इसलिए चुना है क्योंकि कल इसमें गोल्डमैन सैक्स ने अच्छी खासी खरीदारी करी है। 83 रुपये 90 पैसे के भाव पर उन्होंने 28 लाख शेयर खरीदे हैं। तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि रियल एस्टेट कंपनीज में इस समय थोड़ा रिवाइवल दिख रहा है, तो जहां पे लोगों को करेक्शन दिखता है वहां पे थोड़ी बाइंग आ जाती है। HDIL 90 का लक्ष्य, 82 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऑलराइट, और मेरा फ्री हिट है ICICI बैंक। पिंच हिटर भी आपके सामने रखता हूं और फिर आपको बताता हूं कि मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर क्यों बुलिश हूं। और पिंच हिटर स्टॉक है येस बैंक। देखिए आज हो सकता है बाजार में आपको एक रिकवरी देखने को मिले। ध्यान रखिए बाजार में इस समय लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। नतीजे PSUs के भी आ चुके हैं बैंक्स के, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के भी आ चुके हैं। और अब ब्रोकरेज हाउसेज ये मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छे वैल्यूएशंस पर हैं, यहीं पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपको बाजार में लगे किसी समय कि बहुत करेक्शन हो चुका है, कुछ खरीदना चाहिए, तो बैंक्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। सबसे पहले अगर रिकवरी देखने को मिलेगी तो फिर बैंक्स में, और उसके भीतर जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखने को मिलेगी। ICICI बैंक भी अब कुछ बड़े HNIs की नजर यहां पर पड़ रही है। और आप देखिए येस बैंक भी गिरावट के बाद अब सुधरता हुआ दिख रहा है। कल के कमजोर बाजार में भी आपने देखा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने थोड़ी सी मदद करी बाजार को ज्यादा गिरने से रोकने के लिए, और यही वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। तो कमजोरी में खरीदारी करनी है तो अच्छे शेयर क्वालिटी स्टॉक्स में करनी चाहिए। ICICI बैंक के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं, और येस बैंक के बारे में भी जानते हैं। लगातार खराब खबरों के बावजूद ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ दिखाए। फ्री हिट इसीलिए ICICI बैंक है। 316 के टारगेट के साथ आपको इसको अप्रोच करना चाहिए। नीरज, आपका पिंच हिटर बाकी है, बताइए। अडानी पोर्ट, इस पे खरीदारी की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। नतीजों के बाद इस पे जो तमाम ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स आए हैं उसमें इनको पॉजिटिव माना गया है, टारगेट भी बढ़ाए गए हैं। लेकिन इसमें एक जो रिजल्ट में पढ़ना चाहिए, इन्होंने रिलेटेड पार्टीज को बहुत सारे लोन दे रखे थे, वो सारे लोन उन्होंने वापस ले लिए हैं, जिसको लेकर के बाजार कई बार चिंता जता चुका था। तो वो एक सबसे बड़ा इनके लिए पॉजिटिव है। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके के लक्ष्य 390, 400 तक के लिए जा रहे हैं, उसके मद्देनजर खरीदारी हो सकती है। 355 का लक्ष्य होगा, 335 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कैप्टन चॉइस आज कौन सा है, और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और ये रही टीम आपके सामने जो हमने ब्रेक से पहले आपको बताई। नीरज, बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? बायोकॉन के साथ जाएंगे, और शॉर्ट कॉल बनती है यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक ने बहुत स्टेलर परफॉर्मेंस दिखाया मार्केट में, बहुत शानदार रैली इसमें देखने को मिली। लेकिन जब बाजार में ओवरऑल कमजोरी आती है तो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, ये उसी का शिकार है। इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे बिकवाली बनती है, क्योंकि बहुत चढ़ गया था तो उतना गिरना बनता है। 885 जो आप लक्ष्य दे रहे हैं, मुझे लगता है बहुत आसानी से खुलते ही अचीव होना चाहिए। मेरी टीम पे नजर डालिए, यहाँ पे भी आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, बाई सेल। डिश टीवी के साथ अब जाना चाहेंगे। देखिए ये वो स्टॉक है जहां पर नतीजे भी काफ़ी कमज़ोर आए हैं, और अनुमान नहीं था कि इतने कमज़ोर नंबर्स आएंगे। 100-125 रुपये के लेवल्स देखने के बाद वापस वो लेवल्स छूने में इसको बहुत दिक्कत हो रही है, और जब नंबर्स कमज़ोर हो तो फिर यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। 85 के टारगेट्स जो आप दे रहे हैं वो अचीवेबल लगते हैं। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। बल्लेबाज और गेंदबाजों दोनों को टीम में शामिल किया है। शुरुआत गेंदबाजों से। फार्मा सेक्टर में गिरावट होने के बावजूद यहाँ पर कोई खरीदारी नहीं करना चाहता। वो खाड़ एक ऐसा स्टॉक है जो
दबाव दिखा सकता है। बायोकॉन में अच्छी तेजी के बाद कल भी 5% की गिरावट देखने को मिली थी और आज भी ये प्रेशर में रह सकता है। कमजोर क्वालिटी के स्टॉक्स को बेचना चाहिए। सुजलॉन, IFCI, अडानी पावर को इसलिए टीम में शामिल किया है और मजबूत क्वालिटी के स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, इसलिए मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा स्पॉट्स को दिया है। अगली सीरीज में एक बड़ा इवेंट है मॉनसून, और अगर मॉनसून अच्छा आता है तो स्टॉक में और तेजी देखने को मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मॉनसून की चाल थोड़ी सी विलंब होती हुई दिखे तो फिर इस शेयर से आपको आगे चलकर निकल जाना चाहिए। बहरहाल आज अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही नजर रखनी चाहिए आपको रिलायंस डिफेंस के ऊपर और रेमंड के ऊपर, ये दोनों कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप्स में जिस तरह से प्रेशर देखने को मिल रहा है, एक अच्छी रैली के बाद रेमंड में प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। नंबर्स भी देखिए कुछ खास उत्साहजनक नहीं है। अगर आपको कुछ खरीदना है बाजार में तो आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खरीदने चाहिए और उसमें ICICI बैंक और येस बैंक, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाकर दे सकते हैं। अगली सीरीज के लिए भी ये दो बेहतरीन आइडियाज़ हैं, इसलिए इनमें सबसे ज़्यादा कन्विक्शन है। फ्रेट और पिंच हिटर का दर्जा इन्हीं दोनों के ऊपर निकल कर आया है। मेरी टीम पर डालिए, यहाँ पे भी खरीदारी और बिकवाली दोनों तरह के शेयर्स हैं। ल्यूपिन कमजोर नतीजों के बाद ब्रोकरेज के डाउनग्रेड शॉर्ट करके चलिए, लेकिन ONGC और HOEC में खरीदारी क्योंकि कच्चे तेल के दाम में इजाफा हो रहा है, प्रोडक्शन कट बढ़ेगा। डिश टीवी कमजोर नतीजे बेच के चलिए। फोर्टिस हेल्थ केयर यहाँ पे 24% FPI लिमिट हिट कर गई, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट करना बनता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, थोड़ा करेक्शन हुआ है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी खरीदारी के चलिए। सिंटेक्स, दो बड़े ब्रोकरेजेस ने कल 60 लाख शेयर बेच दिए, इससे पहले की वो रिकॉर्ड डेट आती है। सेलेक्टर्स वक्त यहाँ पे कमजोरी बनेगी। बलरामपुर चीनी की जो FRP है वो बढ़ा दी गई है, ये एक नेगेटिव है इनके लिए। और फ्रीड के तौर पे HDIL, यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी करी है, उसको फॉलो किया जा सकता है। अडानी पोर्ट्स शानदार नतीजे, बेहतरीन ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स, तो यहाँ पे खरीदारी होती है। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज इस सीरीज का अंत है तो एक्सपायरी कहां पर होने वाली है, अगली सीरीज के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो अगली सीरीज में आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं और आज के बाजार को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ये सब एक्शन होने वाला है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन छोटे से ब्रेक के बाद।